क्लास आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेटल, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसके साथ ही आपका कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। आप लोग नॉन मेटल्स के बारे में पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे होते हैं। फिजिकली अगर आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करना हो तो वो आप कैसे करोगे? आपने देखा कि मेटल्स जो हैं दे आर usually they are reflective solids, and they reflect electricity, they reflect light, and they are good conductors of heat and electricity. जबकि नॉन मेटल जो हैं वो ना तो हीट को आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। So you can distinguish it on physical basis with the help of these properties from the metals. अब आपके पास बुक में फिगर बनी हुई है 8.3, उसमें आपको बताएगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ। आप देख रहे हो कि मोस्टली जो हैं वो आपके पास मेटल्स हैं। लेफ्ट साइड पे स्पेशली आप लोग पढ़ चुके हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए में, जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कंसिडर की जाती हैं। फिर बीच में ट्रांजिशन मेटल्स आ जाती हैं, फिर कुछ मेटलॉइड्स आ जाते हैं, और उसके बाद जो मेंबर्स हैं वो सब के सब नॉन मेटल्स हैं। और आप ये भी देख रहे हो कि आपके पास जो ग्रुप थर्ड है जिसका पहला मेंबर बोरॉन है, सिर्फ बोरॉन ही नॉन मेटल है। उसके बाद निचले वाले जो मेंबर्स हैं वो मेटल्स हैं। इसी तरह से फोर्थ ग्रुप में आपके पास कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, और फिर निचले मेंबर्स जो हैं मेटल्स हैं। ये बात मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आपके पास मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। तो इवन जो नॉन मेटल्स के ग्रुप हैं, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में जा रहे होते हैं तो पहले अगर एक दो मेंबर्स के नॉन मेटल्स हैं तो बाकी सब मेंबर्स आप देखोगे कि मेटल्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द सेवंथ मेंबर जो कि हेलोजन की फैमिली है, जिसके सारे मेंबर्स नॉन मेटल्स हैं। और फिर एट्थ है ग्रुप जो कि नोबल गैसेस का ग्रुप है, उसके सारे मेंबर्स नॉन मेटल हैं। फिर ये भी आपको बता चुकी हूँ, आप पढ़ चुके हो कि अल्कली मेटल्स में सबसे ऊपर हाइड्रोजन को रखा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, लेकिन अल्कली मेटल्स के साथ इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं मिलती। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल वेयर एज अल्कली मेटल्स आर द मेटल्स। तो आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट ए में जो हाइड्रोजन है वो भी पिंक कलर में शो किया हुआ है, ये बताने के लिए कि वो नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल कैरेक्टर को आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स शो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। जितनी आसानी से कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है आप कहते हो कि वो मेटालिक नेचर का है। तो आप इसके लिए एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का को देखते हो कि अगर एक सब्सटेंस में ये टेंडेंसी है, एक एलिमेंट में ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से करता है, या दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जब इलेक्ट्रॉन में ये टेंडेंसी होती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका भी यही मतलब होता है कि इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के ऑपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। Electropositive character is the ease to lose electron, and electronegative character is the ease to gain electron. अब अगर आपके पास कोई एटम है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वो एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइंस में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग पिछले कई चैप्टर्स में ये चीज़ें पढ़ चुके हो। अब कुछ चीज़ें जो अभी आपने इस चैप्टर में पढ़ी कि आपके पास जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे आप देख लो यू आर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड, यू आर हैविंग oxides of nitrogen like NO, NO2, you have oxides of sulfur, SO2, SO3, etc. ये जो हैं these are acidic in nature. जब आप इनको इनका एसिडिक नेचर को फाइंड आउट करते हो तो आप देखते हो कि ये ऑक्साइड्स जो हैं इनमें ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा अगर आप मॉइस्ट
लिटमस पेपर इनमें लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि दीज आर एसिडिक इन नेचर। और जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स की बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये देखो, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू द फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, सॉरी फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और पीरियड नंबर 2 में है। तो आप देखो कि कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अच्छा नेक्स्ट तो ऑक्सीजन आ जाता है। हम बेहतर होगा कि हम थर्ड पीरियड के ऑक्साइड्स को अगर देख लें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करके उनके ऑक्साइड्स को टेस्ट करते हैं, तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब ये सब बातें समझने के बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.1, आइडेंटिफाई द मोर नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन द पेयर ऑफ एलिमेंट्स, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब आपको पता है नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो आपसे वो पूछ रहे हैं कि इनमें से ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका है। तो अभी हमने ये बात की कि सेकंड पीरियड में पहले नाइट्रोजन आता है और फिर ऑक्सीजन आता है, और अभी हमने ये भी देखा कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन शुड बी मोर नॉन मेटल इन नेचर देन नाइट्रोजन। और फिर फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों हेलोजेंस हैं, की फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों नॉन मेटल्स हैं। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, अभी हमने देखा कि फ्लोरीन ऊपर है सेवंथ ग्रुप में और क्लोरीन उसके नीचे है। तो डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ये चीज अब आपने याद रखनी है कि जब आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। फिर इसका मतलब है कि फ्लोरीन इज मोर नॉन मेटेलिक इन नेचर। फिर सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 8.3 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आइडेंटिफाई व्हिच एलिमेंट इज लेस नॉन मेटेलिक। ये अब आप लोग खुद करें, आई होप कि आपको आ जाएगा। और ये जो इसका सेकंड पार्ट है, यूजिंग पीरियोडिक टेबल रैंक ईच सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में लिखने का मतलब ये है कि आप सबसे पहला एलिमेंट वो लिखोगे जिसकी नॉन मेटेलिक नेचर सबसे कम है, और आप फिर उसके लिए लेस देन का साइन करोगे। फिर वो एलिमेंट लिखोगे जिसकी उससे ज्यादा है, फिर लेस देन का साइन यूज करोगे, और फिर लिखोगे वो एलिमेंट उसका की सिंबल लिखोगे जिसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। फिर है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजेंस। अब हेलोजेंस आर द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। देखो उसके बाद आ जाते हैं नॉन नोबल गैसेस, यानी जो आपके पास एट्थ ग्रुप है, दैट इज द ग्रुप ऑफ द नोबल गैसेस। तो ऑब्वियसली नोबल गैसेस जो हैं दे आर नॉट नॉन रिएक्टिव गैसेस। तो हम रिएक्टिविटी को अगर चेक करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल चेक द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। याद क्या रखना है, आपके पास जो सेवंथ जो ग्रुप है उसमें सबसे पहला एलिमेंट फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। और इनकी फिजिकल स्टेट क्या है? जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं they are the gases, then bromine which is the liquid, then iodine which is the solid. So fluorine is pale yellow gas, chlorine is greenish yellow gas, bromine is reddish brown liquid, and iodine is bluish black solid. ठीक है। अब आप देख रहे हो कि गैसियस से सॉलिड स्टेट की तरफ जा रहे हैं हेलोजन के ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक और एलिमेंट जो है दैट इज एस्टाइटीन, बट हम उसको यहाँ पर डिस्कस इसलिए नहीं करते कि दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दैट इज एन अनस्टेबल एलिमेंट, सो इट इज नॉट नीडेड टू डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जाहिर है इट विल शो द न्यूक्लियर रिएक्शन रेडियो एक्टिव होने की वजह से। अब हेलोजेंस को हेलोजेंस क्यों कहते हैं? हेलोजन मीन्स सॉल्ट फॉर्मर। It means that they are the elements which can form salt when they are reacted with metals. जैसे आपके पास सबसे कॉमन एग्जांपल और सबसे मशहूर एग्जांपल जो है दैट इज ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम इज अ प्योर मेटल, अल्कली मेटल है, और हेलोजन के साथ यानी क्लोरीन के साथ जब वो रिएक्ट करती है तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बन जाता है।
अब बाकी सारे हैलोजेंस में भी यही चीजें देखोगे, जैसे सपोज क्लोरीन ही है और कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर देगी तो कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट बन जाएगा। मैग्नीशियम के साथ सपोज क्लोरीन का रिएक्शन हो तो मैग्नीशियम फ्लोराइड का सॉल्ट बन जाता है। सोडियम फ्लोराइड का सॉल्ट बनता है, सोडियम और फ्लोरीन का रिएक्शन। इट मींस दैट these halogens has the tendency to form salts when they are reacted with metals। फिर इसी तरह से इनमें चूंकि ये टेंडेंसी है, सॉल्ट बनाते हैं जब ये अल्कली अल्कलाइन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन किस किस्म का हो रहा होता है। आप लोगों ने अपने केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में ही पढ़ा था, जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आपने पढ़ी थी, कि मेटल हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड द नॉन मेटल हैज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम एन एनाइन, यानी मेटल से कैटाइन बनेंगे और नॉन मेटल से एनाइन बनेंगे। सो इट मीन्स दैट हेलोजेंस जो हैं दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, विच हैज द टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आपके पास सपोज रिएक्शन होता है मेटल का, जैसे सोडियम का रिएक्शन हो क्लोरीन गैस के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बनता है, लेकिन कैसे बन रहा है? सोडियम विल बिकम सोडियम आयन विद पॉजिटिव चार्ज ऑन इट एंड क्लोरीन विल बिकम क्लोराइड आयन विद नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो क्लोरीन ने सोडियम के साथ क्या किया है? क्लोरीन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी भी 0 है, लेकिन यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और क्लोराइड की -1 है। तो इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसने से ऑक्सीडाइज किया है मेटल। सोडियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब हेलोजेंस इसका मतलब है दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब जब हम इनकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी देखते हैं हेलोजन की, तो हम देखते हैं कि हेलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है उसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है और फिर आयोडीन की है। इट मीन्स के फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो अपना जिस भी मेटल के साथ या एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर उसमें से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेता है। सो आप इस चीज़ को कैसे देखोगे? आप लोगों ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं, जब आप उसे देखते हो तो आपको पता है कि हेलोजेंस पूरे पीरियोडिक टेबल में वो ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है। ठीक है, और it means that fluorine has more tendency to gain electron. So fluorine is highly electronegative, so its oxidizing power is the greatest, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसानी से और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज भी कम है। इन सबसे छोटा एटम जो है वो फ्लोरीन का होगा, क्योंकि यू ऑल नो दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे कम है और आयोडीन का सबसे बड़ा है। So it means that due to this reason that it has very small size and high electronegative value, that makes fluorine highly reactive non-metal. In fact, इस पूरे ग्रुप 7 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेंबर जो है वो फ्लोरीन है, अपने छोटे साइज की वजह से और अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की वजह से। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जब आप देखते हो तो फ्लोरीन की हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल ऑफ दीज हेलोजेंस एंड इट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, और वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की ही है। अच्छा, फिर जब हेलोजेंस का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ किया जाता है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर नोन एज हाइड्रोजन हेलाइड्स। अब इसका खास तौर पे जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप HCl के नाम से फेमिलियर हैं, तो HCl क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी का मतलब होता है जो
किसी दो एलिमेंट्स के दरमियान हो, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दो ही एटम्स हैं, उनसे मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना। इस तरह से जितने भी हैलोजेंस हैं जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हेलाइड्स बना देते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड्स। जैसे अगर आप इसको रिएक्शन को देखो, H2 रिएक्ट्स विद X2। अच्छा, अब हेलोजेंस को हम एक्स, कैपिटल एक्स के साथ शो करते हैं मोस्टली, और इस एक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। अब इनमें से जो भी चीज होगी, जो प्रोडक्ट बनेगी वो हाइड्रोजन हेलाइड ही होगा। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन। अब इनके रिएक्शन क्या, अभी हमने रिएक्टिविटी डिस्कस की है कि सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी जो है वो फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की। तो मीन्स कि सबसे ज्यादा विगरस रिएक्शन जो हाइड्रोजन के साथ होता है वो फ्लोरीन का होता है। इट इज एक्सप्लोसिव रिएक्शन, ठीक है, जिसको आप आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लोरीन का रिएक्शन जो है वो फिर उससे स्लो होगा, ब्रोमीन का उससे कम, और आयोडीन का तो इवन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज्यादा होती है और हाइड्रोजन फ्लोराइड की सबसे कम होती है। यानी अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि हाइड्रोजन हेलाइड की इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे पर बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इससे हमारे बनते हैं और वो एसिड्स हैं। जैसे अगर X की जगह आप I लगा दो तो जो कंपाउंड बनेगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। दिस इज एन एसिड। अब वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, इसकी ज्यादा है हाइड्रोजन क्लोराइड से, और इसकी ज्यादा है हाइड्रोजन फ्लोराइड से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिहाज से आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसमें ऑपोजिट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसकी सबसे कम उसमें लिखी हुई है। मतलब मैंने इसको ऑपोजिट ऑर्डर में लिखा, आपकी बुक में दूसरा ऑर्डर में लिखा है, बात दोनों की सेम ही है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ ऑल दीज फोर एसिड्स। अच्छा, अब ये बात के आपके पास जो हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात की और हमने कहा कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हैलोजन फैमिली मेंबर्स। सो कीप दिस थिंग इन आवर माइंड। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड हो जिसमें कोई हैलोजन है और जैसे कि सपोज कोई भी आयोनिक सॉल्ट है जिसमें हैलोजन कोई भी मौजूद है, जैसे पोटाशियम क्लोराइड देख लें, सोडियम आयोडाइड देख लें, सोडियम ब्रोमाइड देख लें, वट, तो आप देखते हैं कि जो एलिमेंट जो हैलोजन जो है वो उससे जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उस हैलोजन से ज्यादा है जो कि आपके पास आयोनिक सब्सटेंस में यूज हुआ है, दैट हैज द टेंडेंसी टू रिप्लेस इट अपनी रिएक्टिविटी की वजह से। अब फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है ना, तो क्या करेगा फ्लोरीन? It will replace any other halogen from any other ionic substance where any other halogen is used. Like फ्लोरीन का रिएक्शन अगर आप करा दो सपोज पोटाशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ, तो ये क्या होगा? It will replace this iodine. Potassium fluoride will be formed and iodine will be separated out. आयोडीन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप इसको अपोजिट कर लो कि सपोज आपके पास आयोडीन है और आप उसका रिएक्शन करा दो पोटाशियम फ्लोराइड के साथ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। समझ में आ रहा है ना कि मतलब फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडाइड इन दिस केस। सो फ्लोरीन कैन रिप्लेस आयोडीन बट आयोडीन कैन नॉट रिप्लेस फ्लोरीन, क्योंकि आयोडीन तो पहले ही फ्लोरीन से लेस रिएक्टिव है। और ये चीज सभी के ऊपर अप्लाई होगी। आप जितने भी हैलोजन देखेंगे, मतलब जो अगर आपके पास एक हैलोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है, जैसे हमने पोटेशियम आयोडाइड यहाँ यूज किया है, और उसका रिएक्शन हम किसी
उससे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन से कराएंगे तो दैट विल बी रिप्लेस, सब्सटीट्यूशन हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका जो नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है वो इसी के अकॉर्डिंग है, दैट कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे। मैं सब नहीं करूँगी, इनमें से कुछ करूँगी। क्लोरीन रिएक्ट विद सोडियम फ्लोराइड एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड फ्लोरीन, क्या ये रिएक्शन होगा? इज इट पॉसिबल? माई आंसर इज नो, बिकॉज क्लोरीन इज लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन। तो सोडियम फ्लोराइड में से क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकती है, सो फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। इस लॉजिक को लेते हुए आप अगले ये जितने भी रिएक्शंस दिए हुए हैं, जस्ट डू दोस रिएक्शंस। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि इंक्लूडेड नहीं है, और then we are having the exercise and we can see it. Which of the following oxides is the most basic oxide? इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा? तो दिस इज जो ऑक्साइड्स हैं ये आप देख रहे हो कि ग्रुप 2 के मेंबर्स के ऑक्साइड्स हैं, और आपने ऑक्साइड्स के बारे में मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बेसिकली क्या पढ़ा हुआ है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, सो इसका मतलब है कि बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डाउन द ग्रुप विल आल्सो इंक्रीज। तो इन सब में से बेरियम इज प्रेजेंट एट द लोएस्ट पॉसिबल, एट द लोएस्ट पोजीशन, उससे ऊपर स्ट्रोंशियम है तो कैल्शियम में। सो बेरियम ऑक्साइड will be the most basic oxide. फिर which of the following oxide is amphoteric in nature? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। देखो सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड तो नहीं हो सकता, वो बेसिक हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मोस्ट मेटालिक? इनमें से सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर किसकी होनी चाहिए? जब आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो मेटालिक नेचर डिक्रीज हो जाती है, तो एल्यूमिनियम की तो नहीं हो सकती, मैग्नीशियम की भी नहीं हो सकती, तो मुकाबला लिथियम और सोडियम में रह जाता है, एंड सोडियम इज प्रेजेंट लोअर देन लिथियम, सो इट शुड बी सोडियम। Valential electronic configuration of alkaline earth metals is CnS2. Which of the following metals is not a noble metal? इन सब में से सिल्वर इज, मरकरी इज नॉन नोबल। हाँ जी, मरकरी, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो मरकरी का ग्रुप भी डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द लीस्ट नॉन मेटालिक? इनमें से सबसे कम नॉन मेटालिक नेचर किसकी होगी? तो सबसे कम नॉन मेटालिक नेचर सिलिकॉन की होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ डैश इज द हाईएस्ट? फ्लोरीन। फ्लोरीन डजंट ऑक्सीडाइज। विच आयन? फ्लोराइड आयन। Sodium is more reactive than lithium, but less reactive than which one? Sodium is less reactive than, sodium is more reactive than lithium, but less reactive than aluminium, no. Magnesium, no. And rubidium. Rubidium. C option is correct. Which of the following is the strongest acid? Hydrogen iodide. Give short answers. In a proof, the reactivity of metals with oxygen increases. Give examples. तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एंड यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड्स। आपने ये देखा है कि अल्कली मेटल ऑक्साइड्स जो हैं जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो लिथियम ऑक्साइड है वो तो नॉर्मल बेसिक कंपाउंड बनाता है, यानी नॉर्मल बेसिक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन सोडियम के साथ जब रिएक्शन होता है तो वो सोडियम पर ऑक्साइड बनता है, पोटाशियम के साथ रिएक्शन होता है तो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनता है। दैट शोज that the reactivity of oxygen with metals increases down the group. So you can write down the example of this. पेज 151 पर ये तीनों रिएक्शंस दिए हुए हैं, लिथियम ऑक्सीजन का, सोडियम ऑक्सीजन का और पोटाशियम ऑक्सीजन का। आपने ये तीनों
रिएक्शंस लिखने हैं टू एक्सप्लेन योर आंसर. Which element is more metallic, magnesium or aluminium? So magnesium is more metallic than aluminium. आप इसको explain कैसे करोगे? Because as we move um, across the period, we know that metallic character increases, electropositive nature decreases. Therefore, magnesium, which comes before aluminium in the period, it has more metallic nature than that of aluminium. फिर आपके पास आ जाता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम. तो इसकी जो आपने पढ़ी थी सम इम्पोर्टेंट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मैटर, उसमें मैग्नीशियम की इम्पोर्टेंस लिखी हुई है कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग लाइट वेट अलॉय विद एल्यूमिनियम. आपकी बुक में ये काफ़ी सारे यूजेस हैं पेज 154 में, एंड आई विल लाइक कि आप उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें कि इससे आप अलॉयज बना सकते हो. और उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड, और इसके अलावा इट कैन बी यूज्ड इन फोटो फ्लैश गन्स. So these are its importance. फिर है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. तो ये अभी आप लोगों ने पढ़ा है और आपने इसको इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के लिहाज से लिखना है. तो जिस तरह मैंने लिखा है आपने वैसे नहीं लिखना, आपने ऑपोजिट वे में लिखना है जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ है. ये जो मैंने लिखा है ये डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ है. हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा और हाइड्रोजन फ्लोराइड की सबसे कम है. उन्होंने आपसे कम से ज़्यादा मांगी तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा है और हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे कम है. कैन फ्लोरीन ऑक्सीडाइज ऑल द हेलाइड आयंस टू फ्री हेलोजन? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है. फ्लोरीन क्योंकि सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, सो इट इज़ पॉसिबल. और आप इसकी एग्जांपल दोगे कि जैसे यहाँ पर मैंने पोटेशियम आयोडाइड की एग्जांपल लिखी है. आपकी बुक में ये एग्जांपल्स तीनों हेलोजन्स के साथ लिखी हुई है. पेज 157 पे जो तीनों एग्जांपल्स फ्लोरीन की रिएक्शंस की हैं, ये तीनों आपने इसके आंसर में लिखनी है. फिर अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर. नाउ आई होप कि ये आप खुद कर सकते हो, लेकिन इस डिक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर का मतलब है कि इनमें से जिसका बेसिक कैरेक्टर हाईएस्ट है वो आपने सबसे ऊपर लिखना है और जिसका लोएस्ट है उसका सबसे एंड पे लिखना है. रैंक ईच सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर. ये भी अब आप खुद करेंगे. कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा. लेकिन ये अभी अभी हमने किया है तो आपको आना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल नॉट अकर, गिव रीजन. जैसे फर्स्ट कैन नॉट अकर, रीजन अब आप खुद देंगे. और सी कैन नॉट अकर एज वेल, उसका भी रीजन आप दोगे. गिव सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ प्लेटिनम. प्लेटिनम की एप्लीकेशन आप लोगों ने पढ़ी है अपने पिछले लेक्चर में कि एज कैटलिस्ट भी यूज होता है, एज एन इलेक्ट्रोड भी यूज होता है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कन्वर्टर के तौर पे भी यूज होता है, और कैंसर एंटी कैंसर एजेंट के तौर पे भी यूज होता है. फिर व्हाट इज एक्वारेशिया? तो ये आई थिंक कि आपकी उसमें शामिल नहीं होगी क्योंकि ये सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड नहीं बल्कि होगी. आपके पास गोल्ड और प्लेटिनम 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl और 1 पार्ट ऑफ HNO3 को आप आपस में मिलाते हैं, जो मिक्सचर बनता है दैट इज एक्वारेशिया एंड दैट कैन डिसॉल्व गोल्ड इन प्लेटिनम. पेज 155 पर ये मेंशन है. थिंक थिंक अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे फिर क्वेश्चन कर लीजिएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप कि अब जो आपके पास बाकी का टाइम है आप लोगों ने अपनी होम असाइनमेंट्स भी टाइम पर सबमिट करानी है. और क्योंकि ये जो मैंने अभी आपका टॉपिक ख़त्म किया ये अगले वीक का था जो कि मैंने अभी ख़त्म कर दिया. ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स टाइम पर सबमिट करानी है और अपने पेपर्स के लिए तैयारी करें. फर्स्ट 5 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन दैट पेपर. और मैंने आपसे कहा था कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आप
निकाल लें और पेपर पैटर्न जो है वो उसका यूज़ होगा। सो गुड लक टू यू फॉर योर नेक्स्ट पेपर्स एंड फॉर योर नेक्स्ट डेज, और आई होप कि आप उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।